तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आप आईएफएस की प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं मेरे साथ सिद्धार्थ दास के साथ, और आज हम आपके साथ बात करेंगे एचआरएम का एक सेशन लेकर आए हैं हम आपके साथ। और आज हम एचआरएम सेशन में आज हम आपके साथ बात करेंगे जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन के ऊपर। ओके, तो देखते हैं पहले कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। राजेश्री बोल रहे हैं, हेलो सर। हेलो राजेश्री, आप कैसे हो? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड सहेली जितने मित्र जितने हैं सबको लेके आइए इस प्लेटफॉर्म में, सबसे जुड़िए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस में हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। डिटेल एनालिसिस किसका करते हैं? जॉब का। यहां पे हम क्या करते हैं जॉब एनालिसिस में? यहां पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट हुम, अबाउट द जॉब। जॉब के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहां पे हम दो चीज पढ़ते हैं, जॉब का डिस्क्रिप्शन मतलब जेडी पढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, और एक चीज पढ़ते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, कौन कौन जुड़ चुके हैं? प्रतीक, कार्तिक, हेलो। सत्यजीत है, हाय। आज क्या पढ़ाने वाले हो आप? सत्यजीत पूछ रहे हैं। सत्यजीत, आज हम जॉब एनालिसिस और जॉब स्पेसिफिकेशन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। जॉन मेहता, हेलो, गुड आफ्टरनून जॉन। चलिए, ये हो गया जॉब एनालिसिस के बारे में। अब चलिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आया क्या है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जॉब एनालिसिस में हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में फॉलो करते हैं। इसमें हम कलेक्ट करते हैं ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। यहाँ पे हम सिस्टमेटिक वे में कलेक्शन करते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब। ओके, उससे हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस से दो चीज हम यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। और उसी से हम क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज करते हैं। उनसे उनका देखते हैं वो कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं जॉब में और मोटिवेट हो रहे हैं। तो जॉब एनालिसिस से हम क्या करते हैं? जॉब एनालिसिस से हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, और उससे हम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। तो जॉब एनालिसिस में क्या आता है? जॉब एनालिसिस कंटेन ए सिंपल टर्म कॉल्ड एनालिसिस। इसमें एक एनालिसिस टर्म है, उसका मतलब क्या है? डिटेल स्टडी और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग जॉब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। यहां पे हम जॉब के को एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस इन ए सिस्टमेटिक वे। देयरफॉर जॉब एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्पेसिफिक जॉब इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज इट। तो यहां पे हम स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्टडी करते हैं और उसको कैसे ऑप्टिमाइज, कैसे इंप्रूव करें, उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। ओके, तो जॉब एनालिसिस क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ए जॉब। ओके, देखते हैं ने कौन कौन जुड़ चुका है। प्रतीक्षा प्रजापति, हेलो सर। हाय प्रतीक्षा, गुड आफ्टरनून। सब लोग लाइक और शेयर करो। यस प्रतीक्षा, सबको बोलिए सब लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है जॉब एनालिसिस क्या है? एक प्रोसीजर है जिससे थ्रू विच यू डिटरमाइन द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज।
जॉब एनालिसिस से हम ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जान सकते हैं, नेचर ऑफ द जॉब, जॉब किस तरह का होता है, किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का नेचर का जॉब होगा वो जान सकते हैं। फाइनली टू डिसाइड द क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड नॉलेज टू बी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब। ओके, मैंने पहले जैसे बताया था आपको, जॉब एनालिसिस में हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दो टाइप आता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम उसका ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करते हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन में उसका क्या स्किल्स, क्या रोल वो चेक करते हैं। ओके, जॉब एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टास्क आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे आर कैरिड ऑन। जॉब एनालिसिस से क्या पता चलता है कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और वो कैसे कैरी होता है, कैसे उसको कंटिन्यू करते हैं। जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस फॉर्म्स ए बेसिक फॉर लेटर HR एक्टिविटीज सच एज डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी चेक होता है, एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन चेक होता है, देते हैं यहाँ पे, और कंपेंसेशन प्लान। जॉब एनालिसिस से हम रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं, उसका क्या क्या HR एक्टिविटीज लेटर में क्या होगा, उसका असेसमेंट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या क्या यहाँ दिया जाएगा, उसका रेम्यूनरेशन, उसका सैलरी स्ट्रक्चर, उसका जॉब स्ट्रक्चर। जॉब एनालिसिस से एक जॉब का डिटेल एनालिसिस होके हमको पता चलता है जॉब के बारे में। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो डेल यॉर्डर ने एक डेफिनेशन दिया था, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड में पूछ सकते हैं कि एक डेफिनेशन दे देंगे और वो पूछते हैं कि ये डेफिनेशन को किसने दिया था। तो डेल यॉर्डर ने एक डेफिनेशन दिया था जॉब रिगार्डिंग, जॉब इज ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर असाइनमेंट्स। ओके, तो इन्होंने क्या किया, बोला कि जॉब एक कलेक्शन होता है ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफरेंट जॉब से डिफरेंट होगा, मतलब हर जॉब हर एक डिफरेंट पोस्ट से डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उसका जॉब स्पेसिफिकेशन अलग होता है। ओके, तो बेनिफिट देखते हैं हम। बेनिफिट ऑफ जॉब एनालिसिस क्या है? ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। हम जॉब एनालिसिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिजाइन स्टडी करते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिपार्टमेंट से। ओके, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का क्या जॉब रोल रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेगा, वो स्टडी कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहां से हम जान सकते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब जॉब एनालिसिस से हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। तो वो हो गया जो डिफरेंट ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करने के लिए भी हम बेस्ड ऑन दैट हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं। फिर यहाँ आ गया परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाते हैं और ट्रेनिंग उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिजाइन करते हैं। ओके, जॉब इवैल्यूएशन होता है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, यहाँ हम वर्थ देखते हैं, एक जॉब जो कर रहे हैं वो उसका वर्थ कितना होता है। मतलब जॉब इवैल्यूएशन में हम वर्थ ऑफ द जॉब को स्टडी करते हैं। ओके, वर्थ ऑफ द जॉब को स्टडी करते हैं। प्रमोशन एंड ट्रांसफर, जॉब एनालिसिस करके हमको पता चलेगा कि किसको कौन सा पोस्ट में प्रमोट करना है, किसको कहाँ ट्रांसफर करना है। कैरियर पाथ प्लानिंग, कैरियर पाथ एक एम्प्लॉयज का हम कैरियर पाथ भी डिसाइड कर सकते हैं। लेबर रिलेशनशिप, हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया और लेबर रिलेशन हो गया। मतलब रिलेशनशिप भी हम जॉब एनालिसिस थ्रू से स्टडी कर सकते हैं। हेल्थ और सेफ्टी, उनका वो जॉब जो कर रहे हैं, जो ड्यूटीज कर रहे हैं, वो कितना उनके लिए सेफ्टी है, कितना हेल्थ कॉन्शियस है, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया बेनिफिट ऑफ जॉब एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस। जितने भी स्टेप्स आते हैं ना, स्टेप्स सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी स्टेप्स प्रोसेसेस आते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जॉब इंफॉर्मेशन।
तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, हमको जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है। ओके, फिर आ गया चेकिंग द जॉब इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी। फिर हम चेक करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब हमने गैदर किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। ओके, फिर उसके बाद हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। जितना भी जॉब इंफॉर्मेशन हम गैदर किए, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू मेक द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द स्किल्स, एबिलिटीज एंड नॉलेज दैट आर रिक्वायर्ड ऑन द जॉब। पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जॉब डिटेल्स बनाते हैं, उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन आता है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिकेशन, बेस्ड ऑन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन वी हैव टू मेक जॉब स्पेसिफिकेशन। और जॉब स्पेसिफिकेशन में हमको पता चलता है कि क्या क्या हमको स्किल्स चाहिए, क्या क्या हमारा एबिलिटीज है, और क्या क्या उस जॉब रिलेटेड नॉलेज भी चाहिए हमको, रिक्वायर्ड ऑन द जॉब। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये नहीं कि एक जॉब इंफॉर्मेशन हम गैदर कर लिए और वही जॉब को लेकर हम आगे चलते रहेंगे, नहीं, हमको उस जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हर टाइम हमको अपडेट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। जॉन पूछ रहे हैं दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ जॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम रिलेटेड जितने भी स्टेप्स प्रोसेसेस रहते हैं सब इंपॉर्टेंट आते हैं ये सब। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल पर्टेनिंग जॉब फैक्ट्स इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। मैंने आपको पहले बताया था, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और एक क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन में यहां होता है जॉब डिटेल्स, यहां होता है जॉब डिटेल्स, और यहां पे जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन। ये दोनों का कीवर्ड है। एक में हम डिटेल्स गैदर करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में रिगार्डिंग द जॉब ड्यूटीज और टास्क, क्या क्या हमको परफॉर्म करना है जॉब डिटेल्स में, और क्वालिफिकेशन में क्या करते हैं हम कि जो भी वो टास्क को असाइन होगा, जो भी वो काम करेगा, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका क्या स्किल सेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पहला जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव होता है और कंटेंट स्टेटमेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। इसमें क्या क्या जॉब ड्यूटीज, क्या क्या जॉब डिटेल्स, पूरा डिटेल्स में इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रहता है। इट प्रोवाइड्स फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन लाइक लोकेशन, इंस्ट्रक्चर, ऑथोरिटी, ईटीसी, एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन व्हाट इज द वर्क इज। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, मतलब किसको रिपोर्ट करना है, किस टाइप का नेचर होगा जॉब का, और फंक्शनल इंफॉर्मेशन व्हाट द वर्क इज, क्या काम हमें करना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट वर्क। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। फिर आता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज। स्कोप यहां मतलब बाउंड्रीज, मतलब वो जॉब का क्या बाउंड्रीज है, क्या रोल है ऑफ द जॉब एक्टिविटीज, उसमें क्या मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा, एंड पोजिशनिंग ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो जॉब का क्या पोजीशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। दिस इंफॉर्मेशन गिव्स द वर्कर, एनालिस्ट एंड सुपरवाइजर विथ अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द वर्कर मस्ट डू टू मीट द डिमांड ऑफ द जॉब। तो इससे हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि एक काम करने के लिए क्या डिमांड चाहिए और वर्कर को क्या क्या करना चाहिए वो जॉब का डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या ड्यूटीज, क्या क्या टास्क हमको करना है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ठीक है सत्यजीत, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट कैन बेटर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन का? तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी होता है शुड इंडिकेट द स्कोप
एंड नेचर ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग ऑल इंपोर्टेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे हमको इंपोर्टेंट रिलेशनशिप पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का बाउंड्री के बारे में पता चलता है कि किसको रिपोर्ट करना है। द जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द पोजीशन, ड्यूटीज etc। मतलब यहाँ पे हमको पोजीशन क्या, कौन किस पोजीशन में है, किसका क्या ड्यूटीज रहता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, यहाँ से हमें पता चलता है। मोर स्पेसिफिक वर्ड शुड बी सिलेक्टेड टू शो द काइंड ऑफ वर्क, कौन सा काइंड होता है, कौन सा काइंड ऑफ वर्क हम कर रहे हैं, द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो काम हम कर रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, द डिग्री ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें वो काम करने के लिए, द एक्सटेंट टू विच प्रॉब्लम्स आर स्टैंडर्डाइज, कितना वो प्रॉब्लम कितना स्टैंडर्डाइज है, द एक्सटेंट ऑफ द वर्कर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच फेज ऑफ द वर्क, और यहाँ पे वर्कर का कितना रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है वो काम करने में। सत्यजीत गौड़े पूछ रहे हैं सर जॉब डिस्क्रिप्शन हार्ड रहेगा क्या टॉपिक में? नहीं सत्यजीत, जॉब डिस्क्रिप्शन हार्ड नहीं रहता। वो नॉर्मली ऐसे पूछते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या टास्क ड्यूटीज रहते हैं, ये आगे हम देखेंगे कैसे एग्जाम में कैसे आ सकता है क्वेश्चन। ओके, देखिए आपका सत्यजीत, आपका क्वेश्चंस का आंसर यही मिल गया। जैसे कि यहाँ पूछा है कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रहता है। ओके, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहता है उसमें, जॉब टाइटल्स, आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, जो जॉब हम कर रहे हैं उसका क्या टाइटल है, उसका क्या रोल है, लोकेशन। ओके, लोकेशन कहाँ है, जॉब समरी मतलब वो एक जिस्ट फॉर्मेट में बताता है कि क्या क्या डिटेल्स हमें काम करना है, ड्यूटीज, क्या क्या रोल्स, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें यहाँ निभाना है, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ पे कौन सा मशीन हम यूज कर रहे हैं, टूल्स, किस टाइप का टूल्स और इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल एंड फॉर्म यूज्ड, कौन सा मटेरियल्स, कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सुपरवाइजर है हमारा यहाँ पे, किसको रिपोर्ट करना है, वर्किंग कंडीशन, जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन कैसा है। मतलब मान लीजिए आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो केमिकल इंडस्ट्री में जितने भी काम कर रहे हैं वो मतलब हैजर्डियस रहता है लगभग, और कितना हैजर्डियस है वो सिचुएशन, वर्क कंडीशन कितना आपका सुइटेबल है, आपके लिए कितना कंफर्टेबल है कि नहीं। तो क्वेश्चंस एग्जाम में सत्यजीत आप जो पूछ रहे थे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है इसमें से, जैसे इसमें से क्वेश्चंस हमको पूछ सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आता है, तो यहाँ हमको दे सकते हैं, ऑप्शन वाइज दे सकते हैं कि आउट ऑफ दिस व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट कम्स अंडर द जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब ऑप्शन जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो हमको ये कैसे पूछ सकते हैं, ए बी सी में पूछ सकते हैं, या फिर ये सब चीज ए बी सी में ये तीनों चीज आ रहे हैं कि नहीं, ऐसे टाइप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे हमको जॉब जो बना रहे हैं, जॉब जो डिस्क्रिप्शन बनाते हैं उससे क्या हमको मिलता है, जो जॉब टाइटल हमको पता चलता है, कौन सा डिपार्टमेंट, क्या डिवीजन है, प्लांट कोड नंबर ऑफ द जॉब, एक जॉब का एक कोड नंबर रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सब वो सब चीज रहता है। जॉब टाइटल आइडेंटिफाइज एंड डिजाइन्स द जॉब प्रॉपरली, मतलब जॉब टाइटल से हमें पता चलता है कि मतलब वो उसका रोल क्या रहेगा वो जॉब का। ओके, उसमें डिपार्टमेंट क्या रहेगा, डिवीजन कैसे करेंगे, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, वेयर इट इज सिचुएटेड, वो जॉब डिपार्टमेंट कहाँ सिचुएटेड है, लोकेशंस, गिव द नेम ऑफ द प्लेस, ये सब चीज जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है। दिशा यादव पूछ रहे हैं हाँ सर क्वेश्चंस का भी बोलिए। हाँ, क्वेश्चंस हम करेंगे, ये खत्म हो जाने दीजिए कंटेंट। फिर आता है जॉब समरी। ओके, दिस सर्व टू इंपॉर्टेंट पर्पस। तो हर जॉब डिस्क्रिप्शन में एक जॉब समरी रहता है, जिस्ट रहता है, जो हमें एक डिटेल्ड व्यू जिस्ट प्रोवाइड करता है, वो जॉब रोल्स जॉब के बारे में बताता है। फर्स्ट इट गिव्स एडिशनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन व्हेन ए जॉब टाइटल इज नॉट एडिक्वेट। तो जॉब समरी कब काम आता है, जब जॉब टाइटल मतलब जॉब टाइटल से हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम जॉब समरी एक जिस्ट से हम देख सकते हैं कि वो उसमें थोड़ा समराइज्ड वर्जन में रहता है। ओके, सेकेंडली इट गिव्स अ समरी अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब। तो मैंने जैसे बताया वो जॉब के बारे में एक समरी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाता है, दिस गिव्स अ टोटल लिस्टिंग ऑफ ड्यूटीज टुगेदर विद सम
इंडिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस और परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड टू ईच मेजर ड्यूटी। ओके, मतलब जॉब ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या क्या हमें, मतलब क्या रोल रहता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसमें एक टोटल लिस्टिंग रहता है, टोटल लिस्ट आउट रहता है ऑफ ड्यूटीज, क्या क्या लिस्ट बना रहता है कि क्या क्या हमको रोल्स ड्यूटीज निभाना है, और यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस में वो जॉब हमें करना पड़ता है। तो ये हो जाता है जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। ओके, दिशा यादव पूछ रहे हैं जॉब समरी भी इंपॉर्टेंट है ना सर? हाँ दिशा, जॉब समरी भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ओके रिलेशंस, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन से हमको रिलेशनशिप पता चलता है। दिस गिव द पर्टिकुलर पर्सन टू लोकेट द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिकेटिंग द जॉब इमीडिएटली बिलो और अबव द जॉब हायरार्की। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि कौन किसको हमको रिपोर्ट करना है, कौन हमारा बॉस होगा। ओके, और उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे रहेगा। सुपरविजन, यहाँ सुपरविजन आ गया, क्या मतलब हो गया कि हमको कौन सुपरवाइज करेगा, किसका अंडर हम काम करेंगे, सुपरविजन प्रोवाइड करता है। मशीन्स, मशीन्स का मतलब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, मशीन्स का आ जा रहा है मतलब क्या इक्विपमेंट्स, क्या टूल्स हमको यूज करना है। ओके, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस हमको पता चलता है कि वो वहाँ का वर्क कंडीशन कैसा रहेगा, हमारा वर्क स्टेशन कैसा रहेगा। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट इन विच द जॉब होल्डर मस्ट वर्क। तो जॉब होल्डर जहां पे काम करेंगे उसका कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसा है। ओके, हैजार्ड्स, इट गिव्स अस द नेचर ऑफ रिस्क। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको ज्यादा हैजर्डियस है उसके लाइफ के लिए, तो वही बोल रहा है कि कितना रिस्क है लाइफ के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, क्वालिफिकेशन। क्या पढ़ा था हमने, क्वालिफिकेशन। मतलब पहला जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने उसमें रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल गया, क्या क्या हमको काम करना है जॉब में। उसके बाद हम जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि वो जो जॉब हम बनाए हैं, जो जॉब हम इसको असाइन करना है, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन टू रिक्रूट। देखिए यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि वो जॉब जो है तो उसके लिए किस टाइप ऑफ पर्सन को हमको रिक्रूट करना है, एंड ऑल्सो अंडर व्हाट क्वालिटीज दैट पर्सन शुड बी टेस्टेड, और कौन सा क्वालिटीज में हम वो पर्सन को टेस्ट करेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट द जॉब डिस्क्रिप्शन इनटू द टर्म्स ऑफ द ह्यूमन क्वालिफिकेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। वही है कि पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, और बेस्ड ऑन दैट जॉब हम क्वालिफिकेशन असाइन करते हैं और रिक्रूट करते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होता है ऑफ क्वालिफिकेशन, क्या ट्रेड्स चाहिए, उसका क्या फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, दैट एन इंडिविजुअल मस्ट पोजेस टू परफॉर्म द जॉब ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में और एक चीज भी आता है, उसका मेंटल कंडीशन कैसा होना चाहिए, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट पर्सपेक्टिव हम उनको जॉब असाइन करते हैं। इन दिस जॉब स्पेसिफिकेशन यूजुअली डेवलप विद द कोऑपरेशन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट एंड वेरियस सुपरवाइजर इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जॉब स्पेसिफिकेशन कैसे बनाते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए हम पर्सनल डिपार्टमेंट का हेल्प लेते हैं, एचआर डिपार्टमेंट का हेल्प लेते हैं, और सुपरवाइजर का भी हेल्प लेते हैं एक जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए। ओके, ये हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है इन प्रोग्राम ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इज टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स इन द कंपनी एंड वेयर दे आर लोकेटेड। मतलब हम यहाँ पे एक प्रिपेयर बनाते हैं कि क्या क्या जॉब्स है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, इज टू सिक्योर एंड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द जॉब इन द कंपनी। फिर हम क्या करते हैं, जितने भी जॉब्स रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
लिखते हैं एक फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट में। यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द जॉब इन द कंपनी। ओके, जितने भी कंपनी में जितने भी जॉब्स रहते हैं सबका इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ओके, तो क्या क्या हमको स्पेसिफिकेशन मतलब जरूरत होता है। जैसे हो गया एक फिजिकल स्पेसिफिकेशन। एक एम्प्लॉइज में फिजिकल स्पेसिफिकेशन क्या रहना चाहिए, इंक्लूड द फिजिकल क्वालिफिकेशन और फिजिकल कैपेसिटीज दैट वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब। डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट फिजिकल क्वालिफिकेशन नीडेड होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर कहीं पे जहां पे मैनुअल लेबर काम होता है, अगर आप एक आईटी एम्प्लॉय को लेके एक मैनुअल लेबर काम में रख देते हैं तो वो नहीं कर सकता है। एक मैनुअल वर्क के लिए एक मैनुअल लाइब्रेरी नीडेड होता है, उसी तरह एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क के लिए एक आईटी एम्प्लॉय रिलेटेड होता है। तो हो गया फिजिकल स्पेसिफिकेशन। उसका फिजिकल फीचर्स क्या क्या होना चाहिए, जैसे हाइट, उसका हाइट कितना है होता है, वेट, उसका चेस्ट साइज, उसका विजन, उसका हियरिंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू लिफ्ट वेट्स, एबिलिटी टू कैरी वेट्स, हेल्थ उसका कैसा है, उसका एज कितना है, कैपेसिटी टू यूज और ऑपरेट मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट एसेट्रा। ओके, जहां पे मैनुअल रिलेटेड वर्क होता है उसी हिसाब से हमको हायर करना पड़ता है एम्प्लॉइज। उसके बाद मेंटल स्पेसिफिकेशन आता है। ओके, मेंटल स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, मेंटल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड एबिलिटी टू परफॉर्म अरिथमेटिकल calculations to interpret data information, blueprint to read electrical circuits, ability to plan reading abilities, scientific abilities, judgment abilities, concentrate abilities। मतलब मेंटल स्पेसिफिकेशन में ऑल द मेंटल रिलेटेड वर्क, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड रिलेटेड कितना है, वो कितना मतलब साइंटिफिक रिलेटेड वर्क कर सकता है, उसका रीडिंग कैपेबिलिटीज कैसा है, उसका जजमेंट कैपेबिलिटीज कैसे है, वो सब मेंटल स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। ओके, ये दो हो गया, एक हो गया फिजिकल स्पेसिफिकेशन और एक हो गया मेंटल स्पेसिफिकेशन। ये दो चीज रिलेटेड जरूरत होता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर आता है इमोशनल और सोशल स्पेसिफिकेशन। तो इमोशनल और सोशल स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, सुपरवाइजर और फोरमैन, इट इज दिस इंक्लूड्स इमोशनल स्टेबिलिटीज, मतलब वो कितना इमोशनल, कितना स्टेबल है, उसका फ्लेक्सिबिलिटीज कैसा है, सोशल एडेप्टेबिलिटी, वो सोशली कितना घुल मिल सकता है, इन ह्यूमन रिलेशनशिप, उसका ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कितना है, उसका ह्यूमन रिलेशनशिप बिहेवियर कैसा है, उसका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, जैसे हो कि ड्रेस, पोस्चर एक्सेट्रा। मतलब इमोशनल और सोशल अपीयरेंस में क्या हो गया कि वो कितना इमोशनली स्टेबल है और वो कितना सोशली और इमोशनली बैलेंस्ड है और सोशली वो कितना घुल मिल सकता है। ओके, और उसका ड्रेस कोड कैसा है, पोस्चर कैसा है, ये सब इमोशनल और सोशल स्पेसिफिकेशन से पता चलता है। फिर बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाता है, बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर हायर लेवल जॉब्स। ऑब्वियसली एक हायर लेवल जॉब्स के लिए आपका बिहेवियर अच्छा होना जरूरी होता है। इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की दिस स्पेसिफिकेशन सीक्स टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ मैनेजर rather than the traits that cause the act. This specification include judgment, research, creativity उसका कितना होता है, teaching ability, okay, teaching ability, maturity, trials of the conciliation, self reliance और dominance। मतलब बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाता है, उसका जजमेंट, उसका रिसर्च कैपेबिलिटीज, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके, उसका एबिलिटी, उसका मैच्योरिटी लेवल कितना, वो कितना मैच्योर्ड है। तो ये सब हमारा बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। साक्षी मिश्रा, सॉरी फॉर लेट सर, कोई बात नहीं है साक्षी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट आता है जॉब इवैल्यूएट। जॉब इवैल्यूएशन क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक जॉब का वर्थ देखते हैं। ओके, वर्थ देखते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं, यहां पे कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, विथ डिफरेंट जॉब्स। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स रहता है ना, तो एक जॉब्स का वर्थ को हम डिफरेंट जॉब्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो वही हो जाता है जॉब इवैल्यूएशन। यहां पे हम मेन कीवर्ड है यहाँ पे रिलेटिव वर्थ चेक करते हैं, रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब देखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आ गया जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है
टू एसेस द रिलेटिव वैल्यू ऑफ ए जॉब, एक रिलेटिव वैल्यू ऑफ द जॉब देखते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन by comparing it with the other jobs within the organization and with the job market outside। मतलब हम यहाँ पे एक जॉब का रिलेटिव वर्थ चेक करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर बाहर के कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू मेक अ मैथोडोलॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन द जॉब टू एसेस द रिलेटिव वर्थ for the purpose of establishing a rational pay structure। तो जॉब कंपैरिजन से एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला यहां से कि पे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। एक जॉब कंपेयर करेंगे और वहां से पे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। जॉब इवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब एनालिसिस। तो ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ सकता है, जॉब इवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब एनालिसिस, ट्रू। तो एग्जाम में इसको कैसे घुमाएगा, इसको उल्टा कर सकता है, जॉब एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब, हाँ जॉब एनालिसिस इंपॉर्टेंट फ्रॉम जॉब एनालिसिस, ट्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक वे टू एक्यूमुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब। हमने पढ़ा था जॉब एनालिसिस क्या है, सिस्टमेटिक वे से हम कलेक्ट करते हैं जॉब के बारे में। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या हो जाता है, जॉब इवैल्यूएशन मेथड रिक्वायर्स सम बेसिक जॉब एनालिसिस। अगर हम जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम जॉब इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप आता है जॉब एनालिसिस। हमेशा पहले हम जॉब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन करेंगे। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब कंसर्न्ड। तो यहां से हम अगर जॉब इवैल्यूएट करेंगे तो हमें मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है। ओके, मैं छोटा करने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से। ओके, तो देयरफॉर जॉब इवैल्यूएशन बिगिन विथ जॉब एनालिसिस। मैंने बताया था कि जॉब इवैल्यूएशन हमेशा बिगिन कहां से होता है, जॉब एनालिसिस से बिगिन होता है। एंड एंड्स एट पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ जॉब इज डिटरमाइंड। तो कहां पे एंड होता है, जहां पे उसका वैल्यू, जॉब का क्या मतलब उसका कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, उसका वर्थ जहां पे हमको पता चल जाता है वहीं पे उसका एंड हो जाता है। ओके, फॉर अचीविंग पे इक्विटी बिटवीन जॉब्स। और यहां से हमको पे स्ट्रक्चर पता चलता है और किसको कितना पे इक्विटी मिलना चाहिए। बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मेजर ईच जॉब अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया एंड वेज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ जॉब इन ए यूनिफॉर्म एंड कंसाइंड मैनर। ओके, एक यूनिफॉर्म और कंसाइंड मैनर में हम यहां से जॉब इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जॉब इवैल्यूएशन से एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमको मिलता है फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से हमको रिलेटिव वर्थ पता चलता है, यहाँ से हमको इक्विटेबल वेजेस पता चलता है कि किसको कितना इक्विटेबल पेमेंट स्ट्रक्चर करना पड़ता है फॉर जॉब, एंड रीजनल वेजेस डिफरेंशियल बिटवीन डिफरेंट जॉब्स इन एन हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक डिफरेंट हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किसको कितना पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, जॉब इवैल्यूएशन से पता चलता है। रेट ऑफ पे पता चलता है यहाँ से। ओके, फॉर ईच जॉब के लिए पे स्ट्रक्चर पता चलता है। और यहाँ पे हम एलिमिनेट वेज इनइक्वालिटीज, यहाँ पे वेज इनइक्वालिटीज को हम एलिमिनेट करते हैं। यूज एज अ बेसिक फॉर फिक्सिंग इंसेंटिव्स, यहाँ से हमको इंसेंटिव्स पता चलता है। एंड डिफरेंट बोनस प्लान्स, और यहाँ से हमको डिफरेंट बोनस प्लान भी पता चलता है। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। और यहाँ से हमको फेयर और एक्यूरेट कंसिडरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फॉर एडवांसमेंट एंड ट्रांसफर, जितना भी आगे बढ़ना है, प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर करना है, तो जॉब इवैल्यूएशन से हमको पता चलता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड अदर सिमिलर पर्पस के लिए भी काम आता है। और एक ये बेंचमार्क प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ए बेंचमार्क फॉर मेकिंग कैरियर प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ से वेज स्ट्रक्चर भी हमको पता चलता है। एंश्योर दैट लाइक्स वेजेस आर पेड टू ऑल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज फॉर लाइक वर्क, जिसका जैसे काम रहता है, जिसका जैसे रोल रहता है, उसको इक्वली उसको उतना ही पेमेंट मिल रहा है कि नहीं।
सत्यजीत पूछ रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ सत्यजीत, जॉब इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जॉब इवैल्यूएशन कुछ टेक्निक यूज होता है। जॉब इवैल्यूएशन का टेक्निक हम देखते हैं। तो दो तरह का जॉब इवैल्यूएशन टेक्निक मेथड हम पढ़ते हैं, एक क्वांटिटेटिव रहता है और एक नॉन क्वांटिटेटिव रहता है। तो क्वांटिटेटिव में हम पढ़ते हैं पॉइंट रेटिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ओके, और नॉन क्वांटिटेटिव में रैंकिंग और जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग। रैंकिंग में क्या करते हैं, बेस्ड ऑन मतलब रैंकिंग में हम उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में मतलब उसको लगा सकते हैं और रैंक करेंगे कि जिसका जो जॉब जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और जिसका कम रहेगा उसको नीचे रखेंगे। रैंकिंग में ये आ गया। और जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग में क्या आता है, मतलब जिसको जिस टाइप मतलब जो सिमिलर टाइप के जॉब रहते हैं उसको हम एक ही ग्रेड में रखेंगे। ओके, जॉब क्लासिफिकेशन और पॉइंट रेटिंग में एक वेट प्रोवाइड करेंगे हम, बेस्ड ऑन दैट वेटेज हम उसको असाइन करेंगे। और फैक्टर कंपैरिजन में यहां आ जाता है हम दो जॉब को फैक्टरली कंपेयर करेंगे। तो ये आगे जॉब इवैल्यूएशन मेथड में जॉब रैंकिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम रैंक एक देते हैं, ये वाला मेन आता है। यहाँ पे हम रैंक असाइन करते हैं, रैंक बेस्ड ऑन वैल्यूज, बेस्ड ऑन वैल्यूज या फिर वर्थ। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज और वर्थ के ऊपर। नेक्स्ट हम अगर हम देखते हैं जॉब क्लासिफिकेशन, ग्रेड करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, यहाँ पे ग्रेड बनाते हैं, डिफाइन टू डिस्क्राइब द ए ग्रुप ऑफ जॉब्स। यहाँ ग्रुप ऑफ जॉब को हम क्लासेस बना देते हैं, ग्रेड देते हैं। यहाँ पे पॉइंट मेथड में क्या करते हैं हम, यहाँ पे मेन पॉइंट मेथड आता है क्वांटिटेटिव मेथड। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकली उसको वैल्यू असाइन करते हैं और असाइन टू ए स्पेसिफिक जॉब कंपोनेंट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट मेथड में उसका सम लेते हैं। सम एक जॉब का हम कैलकुलेट करेंगे, उसका कितना फैक्टर देंगे और उसका सम कैलकुलेट करेंगे और उसको डिफरेंट जॉब के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो ये आ गया पॉइंट मेथड में। ओके, तो सम ऑफ द वैल्यूज प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द जॉब वर्थ। ओके, यहाँ पे हम सम करते हैं जॉब के और उसके बाद उसको डिफरेंट जॉब के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलिए आज का कंटेंट इतना था, तो कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट का, हम पढ़ते हैं द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक जॉब इज नोन एज। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जॉब एनालिसिस। अभी हमने जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ा, तो ये क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग, मेन कीवर्ड है यहाँ पे क्या, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक जॉब। जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम कलेक्शन करते हैं रिलेटिंग टू दैट जॉब, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो ये आ गया जॉब एनालिसिस, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ जॉब इन एन हायरार्की इज नोन एज क्या, जॉब एनालिसिस, जॉब एनरिचमेंट, जॉब इवैल्यूएशन या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो इसमें पूछा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन हमको पूछा है अकॉर्डिंग टू द कोड। ये कोड वाले क्वेश्चंस आजकल ज्यादा आ रहे हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 एंड 4। 1 मिनट लीजिए और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके ओके, पहले का आंसर आप सब दिए हैं। जॉन मेहता ने पहला का आंसर ए दिया था। ये देखते हैं पहले का आंसर क्या आप दिन दिया था। जॉन मेहता ने दिया था ए, सत्यजीत गौड़ ने दिया था बी। बी जॉब एनालिसिस सही है। अब दोनों का सही है, तो इसका आंसर बताइए। ओके, साक्षी ने बताया सी।
प्रतीक ने बताया है ए, ओके। दिशा ने बताया है डी। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट भी बताइए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी हमें दीजिए जिससे हम इम्प्रूव कर सके। प्रतीक्षा ने दिया ए, ओके। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। तो साक्षी का आंसर सही है 3 एंड 4 सी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एस्टैब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ द जॉब्स इन हायरार्की। यहाँ हम वैल्यू पूछा है। तो देखिए वैल्यू से यहाँ से हमको पता चल रहा है कि वैल्यू से अगर होगा तो जॉब इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एक जॉब का वैल्यू, एक वर्थ ढूंढने के लिए हम हमेशा जॉब इवेल्युएशन करते हैं। तो जॉब इवेल्युएशन करते हैं तो 3 आंसर तो होगा ही होगा। तो हम देखते हैं कि 3 कहाँ पे क्या पे है। तो ये दो को एलिमिनेट कर देंगे हम, ओके। ए और डी एलिमिनेट हो गया, बचा बी और सी। तो 3 तो होगा ही होगा। अब हमें एक ही चीज देखना है कि 2 होगा या फिर 4 होगा। तो जॉब एनरिचमेंट का कोई भी काम नहीं रहता है कि जॉब इवैल्यूएशन में। जॉब एनरिचमेंट में हम एक जॉब एनरिच करते हैं, मतलब एनलार्जमेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो 2 को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। तो ये है ट्रिक एग्जाम में कोड वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है, या फिर आइदर आप सही को फाइंड आउट कर लीजिए या फिर गलत को ढूंढ लीजिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है ये ट्रिक, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक इजी क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग का क्या मीनिंग है। इवैल्यूएशन ऑफ द जॉब, satisfaction of the employee on the job, appraising the performance of employees, या फिर ये एक प्रोसेस है by which an organization ensure that it has the right number and kind of people at the right place and at the right time। तो 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के आंसर दीजिए, इजी रहेगा। कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका आंसर दीजिए, नंबर लिख के असाइन करके आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक इजी क्वेश्चन था। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्या है ना, इट इज द प्रोसेस बाय विच, ओके, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट इट हैज द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। ह्यूमन रिसोर्स का हमेशा एक काम होता है क्या, कि वो हमेशा चेक करता है कि राइट रिक्रूट हुआ है कि नहीं, राइट पीपल एट द राइट प्लेस है कि नहीं। मतलब जो रिक्रूट हुआ है वो जॉब के लिए ठीक है कि नहीं, और वो ठीक जगह में है कि नहीं, सुटेबल प्लेस में है कि नहीं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का आंसर हो गया। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ओके अभी आंसर आ रहा है क्वेश्चन 3 का बी तो नहीं होगा। दिशा ने भी दिया था क्वेश्चन 3 का ए, सॉरी ये तो नहीं होगा। आंसर इसका डी ही होगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये एक इजी सा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंडक्शन के मतलब क्या है। इंडक्शन रेफर्स टू गिविंग ट्रेनिंग्स टू एम्प्लॉयज, गिविंग इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज, या फिर इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सिचुएशन, या फिर इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ओके 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दीजिए। ओके ओके रूसी का अभी आंसर आ रहा है कि 3 का डी है। आपका आंसर राइट है रूसी, आपका आंसर राइट है। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट इट हैज द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम।
ओके, इसका आंसर दीजिए रुचि। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या है? रुचि 4 का ए दे रहे हैं। ओके, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बाकी सब भी आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी। इंडक्शन का मतलब क्या है? एक कीवर्ड हमेशा याद रखिए, इंट्रोडक्शन। यूजीसी नेट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आप जल्द मतलब क्वालिफाई करना है, तो आपको हमेशा कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो इंडक्शन का कीवर्ड है इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सिचुएशंस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक एम्प्लॉयज को, एक नया कल्चर, एक नया वैल्यू सिस्टम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो गया उसका आंसर। ये सत्यजीत आपका आंसर राइट है, 4 का सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट job description contains sections that covers responsibilities and duties, job summary, working condition या फिर all of this। ये आज ही हम पढ़े हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन सा सेक्शन कवर होता है। 1 मिनट लीजिए और आपका आंसर दीजिए। ओके, चलते हैं आंसर क्या है इसका, देखते हैं। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। ऑब्वियसली हम जॉब वो जॉब का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेगा, वो देखते हैं। जॉब समरी देखते हैं, उसका जॉब समरी क्या होगा, वो जॉब हमसे क्या डिटेल्स क्या मांग रहा है। वर्किंग कंडीशंस, और वर्किंग कंडीशन कैसा है, वो कितना हमारा मतलब लाइफ के लिए हार्म है, उसका कितना हैजर्डियस है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन में ये तीनों हम फॉलो करते हैं। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेगा। जॉब समरी हम देखते हैं और जॉब के बारे में जी स्टडी करते हैं। और वर्किंग कंडीशन कैसा रहता है, उसका क्लाइमेट, उसका वर्क क्लाइमेट कैसा रहता है। ओके, आंसर अभी आ रहा है। ओके, प्रतीक का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। राजेश्री ने 5 का बी बोला है, 5 का बी तो गलत है। हर्षद ने डी दिया है आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया। एक यही आंसर में ही आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का डिटेल बता दिया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज रहता है, जॉब समरी रहता है, और वर्किंग कंडीशन के बारे में भी रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं फॉर बोथ यूजीसी नेट मैनेजमेंट, फॉर बोथ पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें हम आपको 300 प्लस आवर्स लेक्चर, लाइव लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लाइव लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, जिसमें हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देंगे, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 5 फुल मॉक लर्न टेस्ट रहेगा एग्जाम रिलेटेड। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें 5 फुल मॉक लर्न टेस्ट में, और इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ। ओके, और हमने आपके लिए प्राइस रेंज रखा है 9000। आप 20% डिस्काउंट लेके आप इसको अवेल कर सकते हैं, जो 11,250 से 9,000 हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल
देखिए पैंडेमिक टाइम है, एग्जाम अभी हर साल एक बार ही हो रहा है। अभी तक देखिए 2021 का रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, कभी भी एग्जाम हो सकता है। और आपके लिए आईएफएस है तो आईएफएस के साथ जुड़िए। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप अपना हमारा वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बिलो में है। So that's all for today. Thank you. Thanks all of you. Have a nice day.